दोस्तों, याद है पार्ट 1 में हमने बताया था कि कैसे डॉक्टर सीवी रामन सर के पिता की सोच और परवरिश ने उनमें साइंस के लिए एक फायर इग्नाइट कर दी थी। सही मायने में यही तो एक अच्छी पेरेंटिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना? जहां एक पिता क्यूरियोसिटी की चिंगारी जलाकर अपने बच्चे को ग्रेटनेस की राह दिखाते हैं, है ना? और यही रीजन था कि बचपन से ही रामन सर एक असाधारण ऑब्जर्वेंट माइंड लेकर चल रहे थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में जब वो कॉलेज स्पेक्ट्रोमीटर पर एक रूटीन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ डिफ्रैक्शन बैंड्स ऑब्जर्व किए। कीन ऑब्जर्वेशन से बना उनका पहला रिसर्च पेपर। हम में से कई लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, लेकिन हम में से कितने लोग उनके फाइंडिंग्स को सीरियसली ऑब्जर्व करते हैं, डेटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसका डीप एनालिसिस करते हैं। लेकिन रामन सर ने इसे गंभीरता से लिया, क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट किया, एनालाइज किया और उसी से बना उनका पहला रिसर्च पेपर। और वो भी किसी नॉर्मल जर्नल में नहीं, बल्कि उस वक्त के सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल फिलोसॉफिकल मैगजीन में पब्लिश हुआ। और फिर कैसे उनकी जिंदगी में लोक सुंदरी आई, जिनसे उन्होंने शादी की, और फिर कलकत्ता, वो शहर जिसने उनकी डेस्टिनी बदल दी। वहीं उनकी मुलाकात अमृतलाल सरकार से हुई और फिर महेंद्र लाल सरकार के विजन से इंस्पायर होकर उन्होंने साइंस में अपना असली सफर शुरू किया। और फिर किस तरह सर आशुतोष मुखर्जी के एक फैसले ने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लिखा। हाँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट तो मिल गई थी, लेकिन हारकोर्ट बटलर ने कह दिया या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर प्रोफेसर की कुर्सी। और इस एक अल्टीमेटम ने रामन सर को अपने आरामदायक, हाई पेइंग और सिक्योर जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, अकाउंटेंट जनरल जैसी पावरफुल पोजीशन छोड़कर आधी सैलरी में प्रोफेसर बनने का फैसला कौन करता है वैसा? कोई पागल या फिर सच्चा पैशनेट, है ना? और रामन सर पैशन या जुनून की मिसाल थे। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, ये हारकोर्ट बटलर वही शख्स थे जिन्होंने 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की नींव रखी थी, आज जिसे हम ICMR या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं। लेकिन रामन सर के इस फैसले ने सबको हिला दिया था। उनके दोस्त, कलीग्स सब हैरान थे कि इतना ब्राइट और टैलेंटेड अफसर, जो कभी वाइस रॉयज काउंसिल का पहला इंडियन फाइनेंस मेंबर बन सकता था, उसने सब कुछ पैशन के लिए छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, RBI के पहले इंडियन गवर्नर CD देशमुख ने कहा था कि RBI की शुरुआत का आधार एक ऐसा पेपर था जिसे रामन सर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में लिखा था। सोचिए, एक साइंटिस्ट जिसने साइंस में क्रांति लाई, वही आदमी फाइनेंस के टॉप पोस्ट तक भी पहुंच सकता था। पर उन्होंने चुना साइंस का रास्ता, और तभी शुरू हुआ CV रामन सर के महान सफर का अगला पड़ाव। जय श्री राम दोस्तों, सदगम्या में आपका स्वागत है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। हाँ, पलित चेयर के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, विदेशी डिग्री, फॉरेन क्वालिफिकेशन, जो रामन सर के पास नहीं थी, क्योंकि वो अपने ही देश में रिसर्च करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पलित चेयर स्वीकार तो किया, लेकिन एक कंडीशन पर विदेश जाने की बाध्यता हटा दी जाए, वरना ज्वाइन नहीं करना। अपने देश में रिसर्च करने और अपने देश के बच्चों को सिखाने के लिए फॉरेन क्वालिफिकेशन क्यों भाई? रामन सर की सोच पूरी तरह से नेशनलिस्टिक थी। लेकिन आशुतोष मुखर्जी सर कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने नियमों में सीधा बदलाव किया और रामन सर के पक्ष में एंडाउमेंट के प्रावधान बदल दिए। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पॉल योहानस ब्रूल ने रामन सर को ऑफर लेटर भेजा। ये था वो ऑफर लेटर, और यहीं से शुरू हुआ कलकत्ता में साइंस का गोल्डन एरा। लेकिन हर बड़ी चीज के साथ कुछ चैलेंजेस तो आते ही हैं। कुछ लोग इस आउट ऑफ द वे अपॉइंटमेंट से खुश नहीं थे, पर सोचो, रामन सर जैसे जीनियस को पाना मतलब क्या ही बात थी, है ना? पर गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि उनकी लाइफ सडनली आरामदायक हो गई। प्रोफेसरशिप लेने के बाद भी रामन सर की जिंदगी उतनी ही हेक्टिक रही। अब उन्हें अपना समय 2 जगह बांटना था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। वैसे तो पलित प्रोफेसर की ड्यूटीज रिसर्च फोकस्ड थीं, लेकिन रामन सर टीचिंग के लिए भी उतने ही पैशनेट थे। क्लासरूम में भी वही एनर्जी,
वही जबरदस्त एंथुजियाज्म और रिसर्च का जुनून तो इतना बढ़ गया कि देर रात तक काम करते रहते थे। इतना कि कई बार एसोसिएशन के प्रेमिसेस में ही टेबल पर सो जाते थे और अगली सुबह आशु बाबू उन्हें उठाते थे। फिर आया 1919। अमृतलाल सरकार का निधन हुआ। और रामन सर को एसोसिएशन का ऑनरेरी सेक्रेटरी चुना गया। इस पोजीशन को संभालते ही उनकी दमदार शख्सियत और तेज इंटेलेक्ट एनुअल रिपोर्ट्स में झलकने लगी, जो मैनेजमेंट कमेटी को सबमिट की जाती थी। मतलब अब एसोसिएशन की हर रिपोर्ट में सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि एक नए विजन की झलक दिखने लगी। और वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में रामन सर बच्चों को पढ़ाते भी थे और रिसर्च भी करते थे। लेकिन उनकी रिसर्च एक ही फील्ड तक सीमित नहीं थी। वाइब्रेशंस और ऑप्टिक्स उनका मेन एरिया था, लेकिन कभी कभी रिसर्च करते करते वो और भी अलग अलग फील्ड्स में भटक जाते थे। वो कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में भी माहिर थे और यही चीज उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अकूस्टिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती थी। वीणा, तानपुरा और मृदंगम जैसे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर उन्होंने गहराई से रिसर्च की। उन्होंने न सिर्फ इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी नोन फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया, बल्कि कई नई डिस्कवरीज भी दी। हार्मोनिक्स ऑफ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर रिसर्च पेपर्स भी सबमिट किए। और जानते हो एंशिएंट हिंदूज की ब्रिलियंस से वो कितने मेस्मराइज थे। उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे, द अकूस्टिकल नॉलेज ऑफ एंशिएंट हिंदूज और एक्सपेरिमेंट्स विथ मैकेनिकली प्लेड वायोलिन्स। और इसीलिए वो अक्सर कहते थे कि प्राचीन हिंदुओं की ध्वनि विज्ञान या अकूस्टिक्स की समझ अद्भुत थी। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया कि वीणा का ब्रिज इतनी क्लेवरली डिजाइंड होती है कि वो अनगिनत हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करती है। अच्छा, हार्मोनिक्स का मतलब जानते हो? जब कोई संगीत वाद्य बजता है तो उसमें सिर्फ एक मेन साउंड नहीं होती, बल्कि कई छोटे छोटे एडिशनल फ्रीक्वेंसीज भी पैदा होती हैं, जिन्हें हार्मोनिक्स कहते हैं। ये हार्मोनिक्स ही हैं जो वीणा को ह्यूमन वॉइस के सबसे करीब बनाते हैं। और इस तरह रामन सर दुनिया के सबसे बड़े अथॉरिटीज में से एक बन गए अकूस्टिक्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में। उनकी रिसर्च सिर्फ स्ट्रिंग्स तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि स्ट्रिंग्ड, बोर्ड और परकशन यानी ताल वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स को भी कवर किया। और सिर्फ यही नहीं, उनकी मेहनत से इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS एक प्रेस्टिजियस साइंटिफिक लर्निंग सेंटर बन गया। उन्होंने नए इंस्ट्रूमेंट्स तक इन्वेंट कर दिए, नॉइजेस और साउंड्स के स्टडी के लिए। और फिर उनकी क्यूरियोसिटी ने उन्हें एक और फैसिनेटिंग चीज की तरफ खींचा, विस्परिंग गैलरीज। उन्होंने लंदन के सेंट पॉल का कैथेड्रल, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल और पटना का ग्रेनरी तक स्टडी किया। और इस पर सिर्फ स्टडी नहीं की, डिटेल में एक्सपेरिमेंट्स किए और कई रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए। उनकी रिसर्चेस में शामिल थे बीजापुर के गोल गुंबज, कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल, बांकीपुर पटना की ग्रेनरी और कलकत्ता GPO की विस्परिंग गैलरी। इतनी कमाल की रिसर्चेस, और इसी वजह से रामन सर की पहचान सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने लगी। और फिर आया वो मोमेंट जब उन्हें J.J. थॉमसन और लॉर्ड रदरफोर्ड जैसे महान वैज्ञानिकों का रिकॉग्निशन मिला। और जानते हो, रामन सर इस रिकॉग्निशन का क्रेडिट अपनी साइंटिफिक ब्रिलियंस को नहीं बल्कि अपनी पगड़ी को देते थे। हाँ, सच में कहते थे कि अगर मैंने पगड़ी ना पहनी होती तो शायद मुझे ये रिस्पेक्ट नहीं मिलता। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बढ़िया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर लोग आमतौर पर बस रामन इफेक्ट के बारे में ही जानते हैं, क्योंकि 1930 में उन्हें इसी पर नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन उनकी साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस इससे कहीं ज्यादा थीं। खैर, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब वो खुद तो एक्सेप्शनल साइंटिस्ट थे ही, लेकिन उन्होंने ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स की एक पूरी साइंटिफिक गैलेक्सी भी तैयार की। उनके स्टूडेंट्स रामनाथन, भगवंथन, वेंकटेश्वरन, कृष्णन, गणेशन, इन सभी ने इंडियन साइंस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वैसे तो रामन सर हमेशा विदेश जाने से मना कर देते थे, लेकिन 1921 में आशुतोष मुखर्जी सर के दबाव पर ना चाहते हुए भी वो ऑक्सफोर्ड गए ब्रिटिश एम्पायर के यूनिवर्सिटीज कांग्रेस में लेक्चर देने। लेकिन असली इंस्पिरेशन उन्हें वापसी के सफर में मिली। अगर वो नहीं जाते तो शायद हम उन्हें उस तरह नहीं जान पाते जैसे आज जानते हैं। तो सवाल ये है, वापसी के सफर में ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया? चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। लंदन से बॉम्बे लौटते समय रामन सर SS नारकुंडा शिप पर थे।
यह सफर लगभग 15 दिन का था और इसी दौरान मेडिटेरेनियन सी के नीले रंग ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वाह, समंदर का नीला रंग तो हर किसी को आकर्षित करता है। लेकिन रामन सर ने सिर्फ उसका आनंद नहीं लिया, उनके अंदर का क्यूरियस ऑब्जर्वर जाग गया और उन्होंने सोचा, समंदर नीला क्यों है? और यही सवाल उन्हें एक बड़ी खोज की ओर ले गया। उस समय तक लॉर्ड रेले की थ्योरी मशहूर थी। उन्होंने कहा था कि समंदर का नीला रंग आसमान के नीले रंग का रिफ्लेक्शन है। लेकिन रामन सर को यह बात डाइजेस्ट नहीं हुई। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा है तो पीने के ग्लास का पानी भी आसमान के रंग को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मतलब ग्लास का पानी भी नीला होना चाहिए, है ना? लेकिन वो तो कलरलेस है। ऐसा क्यों भाई? तो रामन सर ने अपनी पॉकेट पोलराइजर यानी निकोल प्रिज्म निकाली और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। निकोल प्रिज्म एक ऐसा ऑप्टिकल गैजेट है जो रिफ्लेक्शंस को ब्लॉक कर देता है। रामन सर ने इसे ब्रूस्टर एंगल पर सेट किया। ब्रूस्टर एंगल वो एंगल है जहां लाइट पूरी तरह पोलराइज्ड हो जाती है। इमेजिन कीजिए, शिप के डेक पर खड़े रामन सर हाथ में कार्डबोर्ड ट्यूब और प्रिज्म लेकर समंदर को घूर रहे हैं। जब उन्होंने प्रिज्म से समंदर देखा तो नीला रंग और गहरा हो गया। ये बात उन्हें हैरान कर गई। उन्होंने सोचा, क्या ये नीला रंग पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से हो सकता है? क्या जब सूरज की रोशनी पानी के मॉलिक्यूल्स से टकराती है तो लाइट स्कैटर होती है? बॉम्बे पहुंचते ही रामन सर ने नेचर जर्नल को एक चिट्ठी लिखी, लॉर्ड रेले गलत हैं। नहीं, नॉट लिटरली, मजाक कर रहा हूं। नेचर जर्नल को उन्होंने एक चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस और सवालों को शेयर किया। और यही से रामन इफेक्ट की कहानी शुरू होती है। बॉम्बे से कलकत्ता पहुंचते ही रामन सर ने अपने स्टूडेंट्स के.आर. रामनाथन, वेंकटेश्वरन और के.एस. कृष्णन को इस रिसर्च में जोड़ा। 1923 में रामनाथन ने देखा कि लाइट लिक्विड से गुजरते हुए रंग बदल रही है। सबने सोचा, यह तो फ्लोरेसेंस होगा। 1923 में रामनाथन ने कंक्लूजन निकाला कि यह फ्लोरोसेंस है। वैसे फ्लोरोसेंस क्या है? जैसे फ्लोरेसेंट स्टिकर, उसे लाइट में रखो, फिर अंधेरे में चमकता है, लाइट अब्सॉर्ब करके नया रंग इमिट करता है। पर रामन सर के केस में अब भी कुछ चीजें कंफ्यूजिंग थीं। कंफ्यूजिंग पॉइंट्स ये थी कि फ्लोरेसेंस में लाइट का कलर हमेशा इंसिडेंट लाइट पर यानी डाली गई लाइट पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए, अगर वायलेट लाइट डालें तो सैंपल ग्रीन लाइट इमिट कर सकता है। लेकिन रामन सर के केस में यह लाइट पर नहीं बल्कि सैंपल की नेचर पर डिपेंड कर रहा था। पर उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्लोरेसेंस में लाइट थोड़ी देर बाद इमिट होती है, लेकिन रामन सर के केस में कोई भी डिले नहीं थी। इंसिडेंट लाइट पड़ती और सैंपल तुरंत ही लाइट इमिट करता। एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट थी कि फ्लोरेसेंस में लाइट रैंडम डायरेक्शंस में जाती है, यानी जनरली अनपोलराइज्ड होती है, जबकि रामन सर के केस में यह लाइट हमेशा पोलराइज्ड होती थी। उनकी टीम ने लगभग 60 अलग अलग सैंपल्स टेस्ट किए, जैसे पानी, अल्कोहल और दूसरे केमिकल्स। उन्होंने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी इन्हें टेस्ट किया। हर सैंपल में सेम रिजल्ट। रामन सर को ऑलमोस्ट यकीन हो गया कि यह फ्लोरेसेंस नहीं है। पर फिर यह क्या था? यह क्लैरिटी अब तक नहीं मिली थी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रामन सर ने एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। अगर सैंपल्स में इंप्यूरिटीज होती तो फ्लोरेसेंस हो सकती थी। इसलिए उन्होंने पहले सारे सैंपल्स को प्यूरिफाई करवाया ताकि कोई भी इंप्यूरिटी ना रहे। फिर उन्होंने प्योर सैंपल्स पर टेस्ट किया और रिजल्ट वही एमिशन फिर से दिखी। रामन सर और उनके स्टूडेंट कृष्णन ने एक और जीनियस मूव किया। उन्होंने एक ग्रीन फिल्टर का इस्तेमाल किया जो वायलेट लाइट को ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, यानी अगर हम वायलेट लाइट डालें और ग्रीन फिल्टर लगाएं तो ग्रीन फिल्टर वायलेट लाइट को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। अब फ्लोरोसेंस के लिए इंसिडेंट लाइट वायलेट का होना जरूरी था, लेकिन ग्रीन फिल्टर लगाने से वायलेट लाइट ब्लॉक हो गई। इसका मतलब फ्लोरेसेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन रामन सर और कृष्णन ने देखा कि ग्रीन फिल्टर के बाद भी स्कैटर्ड लाइट मौजूद थी। यही प्रूफ था कि यह फ्लोरेसेंस नहीं बल्कि एक नई फिनोमेनन थी, द रामन इफेक्ट।
अब रामन इफेक्ट को हम थोड़ी और सिंपल तरीके से समझते हैं। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है, और ये बेंडिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है या वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा बेंड होती है। इसीलिए वायलेट लाइट रेड लाइट से ज्यादा बेंड होती है, क्योंकि वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब बेंडिंग ज्यादा, है ना? और यही रीजन है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरता है तो वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। इसे डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रेनबो यानी इंद्रधनुष में होता है। सूरज के 7 घोड़े। ओके, अगर हम इस स्क्रीन को देखें तो हमें अलग अलग कलर बैंड्स दिखते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये बैंड्स एक दूसरे में मर्ज्ड या ब्लेंडेड हैं, मतलब यहाँ कोई क्लियर डिस्टिंक्शन या गैप नहीं है। ब्लू धीरे धीरे ग्रीन में बदलता है और ग्रीन येलो में, और इसे इसीलिए हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, इमेजिन करिए अगर हम अब इंसिडेंट लाइट और प्रिज्म के बीच में कोई गैसियस या ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस रख दें तो क्या होगा? अगर व्हाइट लाइट किसी गैस या ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजरे तो स्क्रीन पर कुछ डार्क लाइंस दिखते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मटेरियल स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है। ये मटेरियल के एटम्स या मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक एनर्जी के फोटॉन्स को अब्सॉर्ब करते हैं। हाँ, लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और मटेरियल इन्हें अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसे हम अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसका ठीक ऑपोजिट फिनोमिनन भी है। अगर किसी गैस को हीट देकर एक्साइट किया जाए तो वो लाइट इमिट करता है। जब इस इमिटेड लाइट को स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया जाता है तो हमें कुछ लाइंस दिखती हैं। इसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये लाइंस इसलिए होती हैं क्योंकि एक्साइटेड एटम्स या मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी फोटॉन्स के रूप में इमिट होती है। इसे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट, जब व्हाइट लाइट किसी सैंपल से पास होती है तो सैंपल के मॉलिक्यूल्स उस व्हाइट लाइट से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के फोटॉन्स को अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के उस हिस्से में डार्क लाइंस बनती हैं जहां से फोटॉन्स अब्सॉर्ब हुए होते हैं। और उसी तरह जब किसी सैंपल को एक्साइट किया जाता है तब वो सैंपल अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ के फोटॉन्स को इमिट करता है, जो स्क्रीन पर कुछ स्पेसिफिक लाइंस बनाते हैं, और ये लाइंस हर सैंपल के लिए अलग अलग होती हैं। अब आपने शायद नोटिस किया होगा कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो कलर की लाइंस मिसिंग होती हैं या जो डार्क लाइंस दिखती हैं, वही लाइंस इमिशन स्पेक्ट्रम में उजले रंगों में दिखाई देती हैं। ये पैटर्न हर सैंपल के लिए अलग अलग होता है। अब इसे और सिंपल और मजेदार तरीके से समझो। व्हाइट लाइट को मान लो एक ग्रैंड शादी का बफे, जिसमें हर तरह का खाना है, मिठाई से लेकर चटपटा, वेज से लेकर नॉन वेजी, साउथ इंडियन से लेकर चाइनीज तक, मतलब सारे रंग, सारे फ्लेवर्स एक साथ। अब उस शादी में आप और आपके दोस्त बिना इनविटेशन के घुस गए, और जैसे ही बफे खुला सबने अपनी अपनी पसंद का खाना उठाया। किसी ने सिर्फ मीठा खाया, किसी ने सिर्फ बिरयानी, किसी ने छोले भटूरे दबा लिए। यही अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। बफे में से जो जो आइटम्स उठाए गए, फोटॉन्स अब्सॉर्ब हुए, वहां गैप्स, डार्क लाइंस रह गए, और सीसीटीवी में साफ दिख गया कि किसने क्या उठाया। अब जब आप पकड़े गए तो एक्साइटेशन शुरू हुआ, पूछताछ, दबाव और सीसीटीवी रिवाइंड हुआ। हाँ, अब जो आपने खाया था वही डिटेल्स आप उगलने लगे। मैंने 2 गुलाब जामुन खाए थे, 1 समोसा और थोड़ी सी आइसक्रीम भी। यही होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। वही फोटॉन्स वापस इमिट होते हैं जो पहले अब्सॉर्ब किए थे। हर इंसान की प्लेट अलग होती है। ठीक वैसे ही हर मटेरियल का अपना एक अलग फिंगरप्रिंट होता है, जिससे पता चलता है कि किसने क्या खाया या किसने कौन सा फोटॉन लिया और वापस छोड़ा। अब जब हम बेसिक्स को समझ गए हैं तो रामन इफेक्ट की बात करते हैं। जब लाइट किसी मॉलिक्यूल से टकराती है तो ज्यादातर लाइट बिना एनर्जी बदले बाउंस बैक हो जाती है। इसे इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। चलिए इसको हम क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, बॉलर ने बॉल डाली और बैट्समैन बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। बैट एकदम टाइट पकड़ा हुआ है। बॉल आई, लगी बैट से, बिना एनर्जी बदले वापस चली गई।
लाइट भी जब किसी मॉलिक्यूल से टकराती है और एनर्जी एक्सचेंज नहीं करती तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। एनर्जी वही रहती है, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। जैसे बॉल भी डायरेक्शन बदलती है पर स्पीड वही होती है। अब सोचिए, बॉलर ने बॉल डाली और बॉल सीधा जाकर स्टंप पर लगी। स्टंप हिल गया और गिर गया, मतलब बॉल ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी स्टंप को। स्टंप ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की और हिल गया। ये होता है इनइलास्टिक स्कैटरिंग, स्टोक्स टाइप। मतलब स्टोक्स टाइप इनइलास्टिक स्कैटरिंग में लाइट का फोटोन सैंपल के मॉलिक्यूल को एनर्जी देता है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है और लाइट लोअर एनर्जी यानी लंबी वेवलेंथ या रेडिश शिफ्ट के साथ निकलती है। इनइलास्टिक स्कैटरिंग का दूसरा केस है एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग। अब इसे आसान भाषा में और क्रिकेट के जरिए समझते हैं। सोचिए, बैट्समैन पहले से ही जोश में था, बैट हवा में घुमा रहा था। जैसे ही बॉल आई, बैट्समैन ने उसे और जोर से मारा। बॉल सीधा बाउंड्री के पार, मतलब इस बार मॉलिक्यूल पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में था, प्रोबेबली हीट या किसी और वजह से। फोटोन आया और मॉलिक्यूल से टकराया। मॉलिक्यूल ने फोटोन को अपनी कुछ एनर्जी दे दी। अब फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी हो गई, मतलब फोटोन शॉर्टर वेवलेंथ यानी ब्लू शिफ्ट के साथ बाहर निकला। इसे कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जनरली कम होते हैं, इसलिए एंटी स्टोक्स लाइन ज्यादातर कमजोर या वीक इंटेंसिटी की होती है। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इलास्टिक स्कैटरिंग में इंसिडेंट लाइट के फोटोन मॉलिक्यूल से टकराते हैं और वापस उसी वेवलेंथ और एनर्जी के साथ स्कैटर होते हैं। इसे ही रेलिक स्कैटरिंग भी कहा जाता है। इंसिडेंट लाइट की एक निश्चित एनर्जी होती है, तो इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी भी बिल्कुल वही होती है, नो चेंज एट ऑल। ऐसे ही जैसे हमने वो बॉल और फिक्स्ड बैट वाला एग्जांपल देखा था। अब स्टोक्स के केस में इंसिडेंट लाइट एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ जाती है, मॉलिक्यूल से टकराती है और मॉलिक्यूल को अपनी तरफ से कुछ एनर्जी दे देती है। बड़ी दयालु है। तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी क्या होगी? कम होगी, है ना? उतनी एनर्जी कम होगी जितनी उसने मॉलिक्यूल को दे दी। स्टंप गिर गया वाला एग्जांपल यहां परफेक्टली फिट बैठता है, याद रखना। और एंटी स्टोक्स के केस में इंसिडेंट फोटोन जाती है अपनी एनर्जी के साथ, उस मॉलिक्यूल से टकराती है जो पहले से ही हाईली एनर्जेटिक होता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो फोटोन मॉलिक्यूल से एनर्जी ले लेती है और हायर एनर्जी के साथ स्कैटर होती है। बैट्समैन का सिक्सर वाला उदाहरण याद करो, वही सीन है, हुआ ना अब क्लियर? लेकिन इसका रमन इफेक्ट से क्या संबंध है, बताता हूं। इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में कोई रमन इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इनइलास्टिक स्कैटरिंग में यानी स्टोक्स और एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग में रामन इफेक्ट होता है, इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से। और यही एनर्जी डिफरेंस हर मटेरियल का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, इसे ही रामन शिफ्ट कहते हैं। ये डेल्टा ई हर मटेरियल के लिए अलग होता है, लेकिन उस मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक फिंगरप्रिंट की तरह। और इसी फिंगरप्रिंट की मदद से हम अलग अलग मटेरियल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। रामन इफेक्ट यही बताता है कि लाइट के बिहेवियर से हम उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी पता कर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? शॉर्ट में समझते हैं। मेडिसिन में रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैंसर सेल्स और ट्यूमर्स डिटेक्ट किए जाते हैं, बिना बॉडी को कट किए। केमिकल एनालिसिस में पेट्रोल, ड्रग्स या कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसकी प्यूरिटी और कॉम्पोजिशन रामन इफेक्ट से चेक कर सकते हैं। स्पेस रिसर्च में नासा ने मार्स रोवर में रामन इंस्ट्रूमेंट लगाया है ताकि मार्स की रॉक्स में लाइफ के ट्रेसेस खोजे जा सकें। इसका एप्लीकेशंस तो अब और भी है, जैसे फॉरेंसिक्स में क्राइम सीन्स पर मिले अननोन पाउडर्स या लिक्विड्स रामन शिफ्ट से तुरंत पहचान लिए जाते हैं। और सुनेंगे, ज्वेलरी में डायमंड असली है या नकली, रामन इफेक्ट से मिनटों में टेस्ट हो जाता है ना? कमाल की डिस्कवरी। मतलब सिर्फ लाइट की मदद से हम चीजों के अंदर झांक सकते हैं, बिना तोड़े, बिना छुए। और इसी डिस्कवरी के लिए सीवी रामन सर को मिला था भारत का पहला नोबेल प्राइज इन साइंस।
तो ये थी सीवी रामन सर की लेजेंडरी रैमन इफेक्ट की कहानी। 1921 में एक सिंपल क्यूरियोसिटी और शार्प ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई जर्नी और 1930 तक पहुंची, नोबेल प्राइज तक। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहीं से भारत ने दुनिया को साइंस का एक प्राइसलेस गिफ्ट दिया। पहले लॉर्ड रेले ने कहा था, द सी अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द ब्लू ऑफ द स्काई। उनका लॉजिक सिंपल था, सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में आती है, रेले स्कैटरिंग होती है, ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होती है, इसलिए स्काई ब्लू दिखता है और सी उस ब्लू स्काई को रिफ्लेक्ट करता है। सिंपल, साउंड्स लॉजिकल, राइट? बट रामन सर ने कहा, नहीं भाई, बात कुछ और है। उनका सवाल था, इफ सी ओनली रिफ्लेक्ट्स द स्काई देन व्हाई इज इट स्टिल ब्लू ऑन अ क्लाउडी डे? यही तो करता है एक साइंटिस्ट जो सब मान ले, उस पर सवाल उठाता है। रामन सर ने एक्सपेरिमेंट किया, सी वाटर सैंपल पर लाइट डाली, एक फेंट ग्लोइंग इफेक्ट दिखा। समझे? पानी खुद लाइट स्कैटर करता है। उन्होंने प्रपोज किया, जैसे हवा के कण रोशनी को बिखेरते हैं, वैसे ही पानी के कण भी सूरज की रोशनी को बिखेरते हैं, लेकिन पानी के अंदर ही। यही ऑब्जर्वेशन बना रामन इफेक्ट। और रामन सर ने इस रिसर्च में पूरे 7 साल लगा दिए। ये नंबर 7 उनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रहा ना। उनका जन्म 7 तारीख को, उनकी एजुकेशन, करियर और फैमिली लाइफ का टर्निंग पॉइंट 1907 में, पलित चेयर मिला 1917 में, उनकी रिसर्चेस भी 7 रंग और 7 सुरों के फील्ड में। फिर 1921 में एक बेसिक क्यूरियोसिटी, वैसे 21 भी 7 का मल्टीपल है। और फिर 7 साल बाद यानी 1928 में उनकी वही छोटी सी क्यूरियोसिटी ने एक महान डिस्कवरी को जन्म दिया। और इस डिस्कवरी के लिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी में नहीं घुस रहा भाई, बस इन अनोखे ईयर्स को याद रखने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे आखिर 7 साल क्यों लगे रामन सर को? सिर्फ फ्लोरेसेंस का डाउट नहीं था। हाँ, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने में भी काफी ज्यादा टाइम लग गया। पर उसके अलावा और भी 3 बड़े रीजंस थे। एक, वीक लाइट सोर्सेज। शुरुआत में रामन सर सनलाइट यूज कर रहे थे जो काफी वीक थी। दूसरा रीजन था बेसिक टूल्स। इनिशियली उनका सेटअप एकदम सिंपल था। काफी टाइम बाद में मिला मर्क्यूरी आर्क लैंप और 7 इंच टेलीस्कोप। और तीसरा कारण था DIY गैजेट्स। हाँ जी हाँ, रामन सर ने अपना हेलियोस्टेट भी खुद बनाया, एक रोटेटिंग मिरर सिस्टम जो पुराने अलार्म क्लॉक से चलाते थे। वैसे हेलियोस्टेट क्या करता है? सूरज की रोशनी को एक फिक्स्ड डायरेक्शन में फोकस करता है, चाहे सूरज हिलता रहे। लेकिन कई बार तो एक्सपेरिमेंट बस शुरू ही होता था और सूरज डूब जाता। फिर क्या, पूरी रात इंतजार। नोबेल प्राइज मिलने के बाद उनकी शोहरत आसमान छू रही थी। हर कोई उनकी बात करता था। एक भारतीय साइंटिस्ट जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि हम भी कुछ कम नहीं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1933 में उन्हें एक ऐसा ऑफर मिला जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु का डायरेक्टर बनने का ऑफर। अब ये क्या था? रामन सर तो रिसर्च के दीवाने थे, एडमिनिस्ट्रेशन उनका कप ऑफ टी नहीं था। फाइनेंस, सिविल सर्विस में भी वो एफिशिएंट थे, लेकिन दिल से उन्होंने ये काम कभी एंजॉय नहीं किया। तो फिर उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि IISc में फिजिक्स डिपार्टमेंट डेवलप ही नहीं हुआ था और रामन सर के दिल में एक जुनून था, फिजिक्स को भारत में प्रमोट करना। तो उन्होंने सोचा, चलो ये भी कर लेता हूं। और बस 1933 में वो बन गए IISc के पहले भारतीय डायरेक्टर और सबसे ज्यादा ऑनर्ड भी। और उन्होंने एक लंबे टाइम पीरियड के बाद कलकत्ता छोड़ दिया और बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। अब रामन सर रुकने वाले थोड़ी थे। अगले साल 1934 में उन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बनाई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां साइंटिस्ट्स अपने आइडियाज शेयर कर सकें, रिसर्च पब्लिश कर सकें। और साथ में उन्होंने एक रिसर्च जर्नल भी शुरू किया, प्रोसीडिंग्स ऑफ द एकेडमी। अब ये जर्नल क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि रामन सर जानते थे कि अगर रिसर्च के रिजल्ट्स टाइम पे पब्लिश नहीं हुए तो क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। तो उन्होंने खुद एडिटिंग से लेकर रिव्यूइंग तक सब संभाला ताकि जर्नल रेगुलरली आए और टॉप नॉच पेपर्स पब्लिश हो। यह थी उनकी डेडिकेशन। लेकिन दोस्तों, रामन सर का टेम्परमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी सूटेबल था। उनका दिल तो लैब्स में, एक्सपेरिमेंट्स में और डिस्कवरीज में था। तो 1937 तक वो डायरेक्टर रहे और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब सिर्फ फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे।
ये एक्सपीरियंस उन्हें एक बड़ा लेसन सिखाया। गवर्नमेंट सेटअप में बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तब उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसी इंस्टीट्यूट जहां कोई बंधन ना हो, जहां साइंस फ्रीली फ्लरिश कर सके। ये सपना था रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, लेकिन उसके लिए थोड़ी और मेहनत बाकी थी। बेंगलुरु में रहकर रामन सर ने अकूस्टो ऑप्टिक्स में धूम मचाई। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में उन्होंने अपने स्टूडेंट नागेंद्र नाथ के साथ मिलकर अकूस्टो ऑप्टिक इफेक्ट पर 7 पेपर्स पब्लिश किए, जिनमें उन्होंने एक्सप्लोर किया कि लाइट अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। ऑप्टिक्स और अकूस्टिक्स में एक बड़ा एडवांसमेंट। इसी रिसर्च का नतीजा है रामन नाथ थियरी, जो ये बताती है कि लाइट और साउंड वेव्स का इंटरैक्शन कैसे होता है। और ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने क्रिस्टल्स की ग्रोथ और डायनामिक्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नीटो ऑप्टिक्स और हाई फ्रीक्वेंसीज पर लिक्विड्स की विस्कोसिटी पर भी काम किया। उनके स्टूडेंट्स ने डायमंड्स पर रिसर्च की। एक बार तो उन्होंने महाराजा ऑफ दरभंगा से 140 कैरेट का एक बड़ा डायमंड बोरो किया, सिर्फ 2 दिन के लिए। आज ये सारे डायमंड्स और क्रिस्टल्स रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के म्यूजियम में चमक रहे हैं। सोचो कितना फैसिनेटिंग कलेक्शन। अब जैसे कि हमने पहले ही देखा कि रामन सर तो पूरे नेशनलिस्ट विचारधारा रखने वाले साइंटिस्ट थे। वो खुद बाहर जाकर पढ़ने या पढ़ाने के खिलाफ थे, पर बाहर के ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स को इंडिया लाकर उनसे अपने भारतीय इंस्टीट्यूशंस में पढ़वाने में बहुत उत्साही थे। जब दूसरी विश्व युद्ध चला, रामन सर ने एक और अपॉर्चुनिटी देखी। होमी भाभा कैम्ब्रिज नहीं जा सके, तो रामन सर ने उन्हें IISc ज्वाइन करवाया। और यूरोप में इतने ब्रिलियंट फिजिसिस्ट्स थे जो बेंगलुरु आ सकते थे। उन्होंने मैक्स बॉर्न, श्रोडिंजर और सोमरफेल्ड जैसे बड़े नेम्स को इनवाइट करने की कोशिश की। मैक्स बॉर्न तो 6 महीने के लिए आए भी, लेकिन लोकल रीजंस की वजह से यह प्रोग्राम ज्यादा देर नहीं चला। फिर भी रामन सर का विजन कितना बड़ा था, देखा। लेकिन दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी ने रामन सर को परेशान कर दिया। उन्हें लगा कि गवर्नमेंट से फंड्स तो आते हैं, लेकिन साथ में स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जहां वो अपने रूल्स खुद बनाएंगे। रिटायरमेंट से 2 साल पहले उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अपने पैसे, क्राउड फंडिंग और 1934 में मैसूर के महाराजा से मिली 10 एकड़ जमीन का यूज करके उन्होंने रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए फाउंडेशन रखा। 1948 में जब वो रिटायर हुए, उन्होंने खुद को RRI और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज को पूरी तरह डेडिकेट कर दिया। बिल्डिंग फुली रेडी भी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी नहीं था, लेकिन रामन सर ने काम शुरू कर दिया। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? बस प्रिज्म्स, लेंस, फिल्टर्स, ग्रेटिंग्स, स्पेक्ट्रोग्राफ और थोड़ी सी सनलाइट। रामन सर सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, एक टैलेंट स्काउट भी थे। उन्होंने होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे ब्रिलियंस को सपोर्ट किया, जिन्होंने बाद में न्यूक्लियर और स्पेस साइंस में इंडिया का नाम रोशन किया। काफी कम लोग जानते होंगे कि होमी भाभा और विक्रम साराभाई बेंगलुरु के IISc में कुछ समय बिताए थे। भाभा के लिए उन्होंने रॉयल सोसाइटी फेलोशिप के लिए रिकमेंडेशन दी और बीरबल साहनी को भी इन्वॉल्व किया ताकि ये सक्सीड हो। और सिर्फ भाभा ही नहीं, KS कृष्णन और S चंद्रशेखर के सिलेक्शंस में भी उनका बड़ा हाथ था। सोचो कितने बड़े विजन वाले इंसान थे वो। रिटायरमेंट के बाद रामन सर बेंगलुरु में ही रहे। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, उसके जर्नल और रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी। उनकी ये डेडिकेशन, ये पैशन, ये जुनून आज भी हमें इंस्पायर करता है। एक ऐसा साइंटिस्ट जो न सिर्फ खुद डिस्कवरीज करता था, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। उनकी ब्रिलियंस और डिस्कवरीज के बारे में तो हमने जाना, पर एक सवाल अभी भी दिल में घूम रहा है। रामन सर एक साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन इंसान कैसे थे? हम सभी की लाइफ में होता है ना, कभी कभी हम किसी के लिए सब कुछ होते हैं, तो किसी के लिए बस एक नाम। कहीं हमसे लोग इंस्पायर होते हैं और कहीं बस टॉलरेट। बस वही चीज अप्लाई होती है हमारे महान वैज्ञानिक CV रामन सर पर भी। उनके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, उनका इंटेंस क्यूरियोसिटी, उनका पैशन फॉर साइंस और उनका डीप रूटेड नेशनलिज्म। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है,
रामन सर का स्वभाव, उनका असली नेचर कैसा था, क्या आप जानते हैं? क्या वो हमेशा काल्म और कंपोज्ड थे, या फिर उनका टेम्परामेंट भी कभी कभी टेस्ट होता था? और उनके स्टूडेंट्स, उनका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? जब एक इंसान इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो तो उसके इमोशंस, उसकी पर्सनैलिटी भी ऑर्डिनरी नहीं होती। आइए इस चैप्टर में हम जानते हैं रामन सर इंसान के रूप में, एक आदमी जिसकी आंखों में सितारे थे लेकिन पांव जमीन पर, जिसकी लहरों जैसी सोच ने दुनिया का साइंस हिला दिया, और जिसका दिल एक मासूम बच्चे की तरह कभी हंस पड़ता था, कभी रो पड़ता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने रामन सर को साइंस के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा, उनकी डिस्कवरीज जानी होंगी, उनका नोबेल प्राइज सुना होगा, लेकिन क्या आप उस इंसान को जानते हैं जिसके अंदर एक साइंटिस्ट से कहीं ज्यादा एक रॉ ह्यूमन बीइंग छुपा था? डॉक्टर सुबोध मेहंती साहब ने कहा था, रामन वॉज अ वेरी सिंपल मैन. He was also a supreme egotist, but at times showed utmost humility. He could laugh like a child and cry like one too. एक मोमेंट में वो अपने स्टूडेंट से प्यार से बात करते, अगले मोमेंट किसी गलती पे उनका गुस्सा तूफान की तरह फट पड़ता। वो अथॉरिटी से कभी नहीं डरे और इमोशंस कभी नहीं छुपाए। एक ही आदमी में इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस, इतनी लेयर्स, ऐसी ही थी पर्सनालिटी ऑफ द लेजेंड सीवी रामन सर। और उनकी ये ब्रिलियंस सिर्फ उनकी साइंस तक सीमित नहीं थी, वो रीडर भी थे, थिंकर भी, और एक जिद्दी सीकर भी। उन्होंने दुनिया भर के जर्नल्स छाने, एक्सपेरिमेंट्स किए, नए तरीके निकाले, और फिर भी जिंदगी भर एक बात पे विश्वास किया, बड़ी सोच छोटी मशीन से भी करिश्मा कर सकती है। क्या आप जानते हैं, नोबेल मिलने से महीने पहले ही उन्होंने स्वीडन के टिकट्स बुक करवा दिए थे, क्योंकि उन्हें खुद पर इतना विश्वास था। ऐसा सेल्फ बिलीफ, ऐसी डेयरिंग क्लैरिटी सिर्फ रामन सर जैसे लोगों में होती है। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है, और 10 दिसंबर 1930 को सीवी रामन सर स्वीडन में मौजूद थे अपनी पत्नी के साथ, वो सम्मान लेने जिसे दुनिया नोबेल प्राइज कहती है। लेकिन बिना इंटरनेट, बिना सोशल मीडिया, तब लोगों को नोबेल की खबर पहुंचने में हफ्तों लगते थे। पर रामन सर को किसी खबर की जरूरत नहीं थी, उन्हें पहले से पता था नोबेल प्राइज उन्हीं का है। यस, मंथ्स बिफोर द वर्ल्ड न्यू, उन्होंने 2 टिकट्स बुक किए, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। इन जुलाई इटसेल्फ, डेस्टिनेशन स्टॉकहोल्म, दिसंबर, नोबेल स्टेज। मुझे नोबेल मिलने वाला है, ये उन्होंने खुद से 5 साल पहले वादा किया था। और जब डिस्कवरी की खबर दुनिया की बड़ी बड़ी लैब्स तक पहुंची, उनका यकीन नहीं रहा, वो अब पक्का इरादा बन गया। नो, कोई ज्योतिषी ने नहीं बताया था, बल्कि जब किसी ने ऐसा क्लेम किया, उनके नेफ्यू और स्टूडेंट डॉक्टर रामाशेषन ने उस बात की धज्जियां उड़ा दी। 11 दिसंबर को उन्होंने अपनी स्पीच दी, तैयार, तेज, ठोस, क्योंकि वो जानते थे ये उनका टाइम है। एंड ही वाज़न्ट रॉन्ग। 1930 का नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स गया सिर्फ और सिर्फ सीवी रामन को। रामन इफेक्ट को सिर्फ दुनिया ने नहीं, इतिहास ने भी सलाम किया। इतना छोटा फासला डिस्कवरी से नोबेल तक साइंस की दुनिया में शायद ही कभी देखा गया। उन्होंने जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझा, दुनिया ने उसे रामन इफेक्ट का नाम दिया, और जब उन्होंने भारत का झंडा साइंस के आसमान में लहराया, दुनिया झुक गई। लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा बोली, साइंस सिर्फ लैब्स में नहीं होती, साइंस होती है दिल में, नजरिए में, और एक क्यूरियोसिटी में जो बचपन में होती है। और इसीलिए जिंदगी के आखिरी दिनों में भी वो अडल्ट्स से दूर और बच्चों के पास रहते थे, क्योंकि उनमें उन्हें दिखता था देश का फ्यूचर, एक स्लीपिंग जायंट जो एक दिन जाग कर दुनिया को हिला देगा। फिर आया वो पल जब इस डिस्कवरी को मनाने के लिए भारत सरकार ने 1986 में ऐलान किया, हर साल 28 फरवरी को मनाया जाएगा नेशनल साइंस डे। आज देश भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और लैब्स में यह दिन धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यही था वो दिन जब एक इंसान ने लाइट को छूकर दुनिया को रोशनी दी। लेकिन रामन सर सिर्फ डिस्कवरीज तक सीमित नहीं थे। वो कहते थे, साइंस सिर्फ लैब्स में नहीं, असली दुनिया में जीने की चीज है। जो लोग सिर्फ साइंस ऑर्गेनाइज करने में लगे रहते हैं, वो असली साइंस और उसके मूल्यों को खो देते हैं। उनकी सोच आज भी एक आईना है, खासकर उनके लिए जो साइंस को प्रोसेस समझते हैं, पैशन नहीं। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे हर साल मनाया जाता है, पर क्या आपको पता है क्यों, कैसे
किस लिए? आयरॉनिकली, जस्ट लाइक मेनी अदर नेशनल फेस्टिवल्स, आज ये भी एक रस्म बन चुकी है। अखबार में एक कॉलम, टीवी पर एक बाइट और बस खत्म। साइंस डे, मगर साइंस की कोई बात नहीं। बट वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु लिव्ड साइंस, नॉट जस्ट इन लैब्स बट इन लाइफ। उनका नाम था सर सीवी रामन। He didn't just discover the Raman effect. He discovered something deeper. हमें विज्ञान अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, वरना ये एक elitist एक्टिविटी बन जाएगी, एक ऐसा काम जिसमें आम लोग हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे। His words weren't just quotes. They were a revolution in thought. एक देश की असली दौलत उसके गोल्ड रिजर्व्स में नहीं होती, बल्कि उसकी जनता की इंटेलेक्चुअल और फिजिकल स्ट्रेंथ में होती है। And then came that day, the Nobel stage, Sweden. A sea of white faces. नोबेल पुरस्कार स्वीकार करते समय अपना अनुभव उन्होंने कुछ यूं शेयर किया। जब मैं उस भीड़ में बैठा था, अकेला भारतीय, पगड़ी में, बंद गले के कोट में, तभी मुझे एहसास हुआ मैं सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, मैं अपने पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां फहरा रहा था ब्रिटिश फ्लैग। मेरे भारत का तो अपना फ्लैग भी नहीं था, और यहीं पर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। दैट वाज रामन सर, a man of science, a voice of the nation, a soul that broke, not for himself, but for a देश जो स्वतंत्र नहीं था। नेशनल साइंस डे आज सिर्फ एक तारीख नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मौका खुद से पूछने का, क्या हम आज भी वो जुनून रखते हैं जो रामन सर के सीने में जल रहा था? उनके नेचर का दूसरा साइड भी था, सेंस ऑफ ह्यूमर का। एक इंसिडेंट ऐसी है कि 1942 में वो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर के लिए आए थे, जहां डॉक्टर राघवन बॉटनी के प्रोफेसर और डीन थे। डॉक्टर राघवन ने रामन सर और उनकी पत्नी को डिनर पर आमंत्रित किया। जैसे ही रामन सर घर में प्रवेश करते हैं, वो अचानक कहते हैं, अरे मैं कुछ भूल गया हूं। पता चला उन्होंने अपनी पत्नी लोकासुंदरी को गेस्ट हाउस से लाने का वादा किया था और भूल गए। तुरंत उन्हें लाने उनके बेटे को भेजा गया। जब लेडी रामन घर आई, उन्होंने हंसते हुए डॉक्टर राघवन की पत्नी से कहा, मेरे पति तो तीनों लोग को भूल जाते हैं, लोकासुंदरी को क्या याद रखेंगे? आपके पति भी ऐसे ही हैं क्या? रामन सर को उनके ट्रेडमार्क पगड़ी और ढीले ढाले सूट के बिना शायद ही किसी ने देखा हो। एक बार नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद की डिनर पार्टी में किसी ने उनको शराब ऑफर की, तो उन्होंने मजाक में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी जानते होंगे कि रामन प्रभाव शराब पर है, लेकिन शराब का प्रभाव रामन पर ढूंढने की कोशिश न करें। उनका ये सेंस ऑफ ह्यूमर आज भी लोगों को याद है। और भी कई इंटरेस्टिंग किस्से हैं। रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के समय रामन सर ने कई युवाओं को आमंत्रित किया। एक बार एक युवा इंटरव्यू में असफल रहा। रामन सर ने उसे डांटकर बाहर निकाल दिया। अगले दिन वही युवक ऑफिस के बाहर मिला। उसने बताया कि उसे ट्रैवल अलाउंस अधिक मिल गया था, जिसे लौटाने आया है। रामन सर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे साथ रहो और मेहनत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन ईमानदारी नहीं। वह युवक बाद में एक फेमस फिजिसिस्ट बना। उनका नाम सुकुमार चंद्र सरकार था, नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। रामन सर एक दयालु व्यक्ति थे। एक बार तूफान के दौरान उनके एक लैब असिस्टेंट को देर रात घर जाना था। रामन सर ने उसे अपनी वुलन स्वेटर दी और अपनी कार से घर भेजा। हालांकि उन्हें शराब की गंध से नफरत थी। एक बार जब वही असिस्टेंट कार की मरम्मत के बाद उनके कमरे में आया, तो पेट्रोल की गंध को शराब समझकर रामन सर नाराज हो गए। सौभाग्य से एक सहयोगी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की और असिस्टेंट को बचा लिया। तो ऐसे थे लेबोरेटरी के बाहर के हमारे रामन सर, ऑनेस्ट, हम्बल येट बोल्ड और सेंस ऑफ ह्यूमर से भरपूर। पर कहते हैं ना, विद फेम कम्स ब्लेम। फेम के साथ कंट्रोवर्सीज भी तो पार्ट एंड पार्सल होती हैं, है ना? तो क्या हमारे हीरो सीवी रामन सर इससे अलग थे? बिल्कुल नहीं। रामन सर एक पैशनेट साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी आउटस्पोकन नेचर उन्हें अक्सर कंट्रोवर्सीज में ले आती थी। उनमें एक बात बड़ी सीधी थी, साइंस को आजादी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं। इसीलिए वो साइंटिफिक रिसर्च में सरकारी इंटरफेरेंस को ओपनली अपोज और क्रिटिसाइज करते थे। उनका मानना था, जहां रिसर्च को फाइल्स और अप्रूवल्स में बांध दिया जाए, वहां नए आइडियाज मर जाते हैं। और इसीलिए उन्होंने सरकारी पॉलिसीज के खिलाफ एक लाउड और क्लियर आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि साइंस कमांड से नहीं, क्यूरियोसिटी से चलती है। क्योंकि जब रिसर्च पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो साइंटिस्ट को फ्री सोचने का स्पेस नहीं मिलता।
इनोवेशन दब जाता है। सरकारी इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा पेपर वर्क, पॉलिटिक्स और रूल्स होते हैं। रामन सर कहते थे कि इन सब में एक साइंटिस्ट का असली टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाता है। उनका कहना था, साइंटिफिक एक्सीलेंस किसी फैंसी लैब का गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक पैशनेट माइंड का रिजल्ट है। छोटी लैब्स में भी बड़ा काम हो सकता है, बस पैशन होना चाहिए। रामन सर ने देखा था कि सरकारी इंस्टीट्यूट्स में अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस भी पॉलिटिक्स से होती थी, मेरिट से नहीं। उन्हें लगता था कि ऐसे एनवायरनमेंट में असली टैलेंट कभी ब्लॉसम नहीं करेगा। वो कहते थे कि सरकारी लैब्स में साइंस एक रूटीन ड्यूटी बन गई थी, जैसे एक 9 से 5 जॉब, जबकि असली साइंस तो ऑब्सेशन होती है, दिन रात लगाकर कुछ नया ढूंढना। उनका विश्वास था कि अगर भारत को साइंटिफिक सुपर पावर बनना है तो रिसर्चर्स को इंडिपेंडेंट और सेल्फ फंडेड होना चाहिए, तभी असली ब्रेक थ्रूज होंगे। वो कहते थे, अगर तुम्हें पैसा मिल रहा है तो तुम रिसर्च कर रहे हो, या अगर तुम्हें कुछ देखना ही है तभी रिसर्च हो रही है, यह गलत है। असली साइंस तो बिना किसी मोटिव के भी होती है। इन शॉर्ट, सीवी रामन सर का मंत्र था, साइंस को स्वतंत्रता दो, उसे अपना रास्ता खुद ढूंढ ले। उनका विजन एक ऐसे भारत का था जहां हर कॉलेज, हर छोटी लैब एक लाइट हाउस हो साइंटिफिक प्रोग्रेस का, बिना किसी पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेसी की शैडो के। इनफैक्ट रामन सर को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इतना ज्यादा नफरत थी कि उन्होंने अपने घर के गेट पर एक बोर्ड लगवा दिया था, पॉलिटिशियंस नॉट अलाउड। इमेजिन, साइंस के संत लेकिन एटीट्यूड फुल ऑन रॉक स्टार। और इसी नो नॉनसेंस अप्रोच की वजह से उनका क्लैश हुआ था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से। नेहरू जी की पॉलिसी थी साइंटिफिक रिसर्च को सिर्फ कुछ ही बड़े इंस्टीट्यूशंस तक लिमिट करना, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और CSIR लैब्स, जहां पर ज्यादा फंडिंग जाती थी। यूनिवर्सिटीज को मिलता था सिर्फ लेफ्ट ओवर फंड्स, क्रम्स। इस बात पर रामन सर ने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था, साइंस एक ताजमहल बन गया है जो सिर्फ दिखावा है लेकिन अंदर से खाली। यस, CSIR को उन्होंने डायरेक्टली बोला, अ ताज महल बिल्ट टू बेरी साइंस। उनकी विजन क्लियर थी, साइंस सबका हो, हर यूनिवर्सिटी, हर स्टूडेंट तक पहुंचे, नॉट जस्ट एलीट लैब्स। रामन सर ने खुलकर नेहरू के कम्युनिस्ट मॉडल स्टेट के खिलाफ बोला और इसे एक डिजास्टर इन द मेकिंग कहा। पर नेहरू भी समझ गए थे कि सीवी रामन जैसे पॉपुलर और रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट से पंगा लेना आसान नहीं है। तो उन्होंने रामन सर को नेशनल प्रोफेसरशिप और 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया ताकि रफा दफा हो जाए। लेकिन गेस व्हाट, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, रामन सर ने वो भारत रत्न तोड़ दिया, हैमर से, चूर चूर। उनका कहना था, मैं किसी अवार्ड के लिए नहीं, देश के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का फंडिंग मांगता हूं। दैट इज व्हाट रियल भारत रत्नास आर मेड ऑफ, है ना। 1948 में रिटायर होने के बाद रामन सर ने बेंगलुरु में अपना खुद का रैमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI एस्टैब्लिश किया, बिना किसी सरकारी फंडिंग के, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। उन्होंने क्लियरली कहा, मैं इसे कभी भी एक और गवर्नमेंट लैबोरेटरी नहीं बनाना चाहता। 1970 में उनकी मृत्यु के बाद ही RRI ऑफिशियली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आया। रामन सर का रिसर्च कभी स्लो नहीं हुआ। उनके लेक्चर्स, डिस्कवरीज और ग्लोबल रिकॉग्निशन के कारण उनका नाम दुनिया भर में छा गया। उन्हें नाइटहुड मिला इन 1929 एंड इन 1930 ही गॉट द नोबेल प्राइज। बट ऐसा कहा जाता है कि यह सक्सेस कई लोगों को हजम नहीं हुई, इंक्लूडिंग द फेमस साइंटिस्ट मेघनाथ साहा। जब नोबेल अनाउंसमेंट हुआ, ऑपोजिशन ने उन पे अटैक शुरू किया। कलकत्ता न्यूज़पेपर्स में लेटर्स आने लगे, सिर्फ साउथ इंडियंस को प्रमोट कर रहे हैं, फिजिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, बंगालीस अपने ही राज्य में इग्नोर हो रहे हैं। रामन सर ने 25 साल कलकत्ता को दिए थे, वो हमेशा वहीं रहना चाहते थे, लेकिन उसी सिटी ने उन्हें आउटसाइडर बना दिया। तो फाइनली विद अ हेवी हार्ट उन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया एंड शिफ्टेड टू IISc बैंगलोर। पर पॉलिटिक्स ने उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। 24 अप्रैल 1934 को उन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बनाई, एक काउंटर टू द पॉलिटिसाइज्ड साइंटिफिक बॉडीज इन कैलकाटा। इससे कलकत्ता ग्रुप और भी अपसेट हो गया। नेक्स्ट AGM में उनका सेक्रेटरीशिप IACS से हटा दिया गया, थैंक्स टू न्यू लाइफ मेंबर्स ब्रॉट इन बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इतना ही नहीं, बाद में IISc के डायरेक्टरशिप से भी उन्हें हटा दिया गया, अगेन ड्यू टू पॉलिटिकल लॉबिंग। मुखर्जी ने मेघनाथ साहा को लेटर लिखा था, मैंने मेरी इंग्लैंड यात्रा रद्द कर दी थी ताकि मैं विशेष परिषद की बैठक में शामिल हो सकूं, जिसमें रामन को हटाने का प्रस्ताव रखा गया था।
लेकिन रामन सर के सबसे मुश्किल दिनों में एक रोशनी थी। मैसूर के महाराजा कृष्णराज वोडेयार द फोर्थ, उन्होंने 11 एकड़ लैंड दिया आरआरआई के लिए और दीवान सर मिर्जा इस्माइल ने फुल सपोर्ट दिया और वहीं लैंड पर बना रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अ लेगेसी ही नर्चर्ड टिल हिज लास्ट ब्रेथ। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि रामन सर को साइंटिफिक रिसर्च में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों एक पॉइजन की तरह लगता था। रामन सर की नेहरू से नफरत पॉलिटिकल नहीं, आइडियोलॉजिकल थी। एक बार तो उन्होंने नेहरू का बस्ट यानी उनकी अर्ध प्रतिमा जमीन पे फेंक दिया और जब नेहरू आरआरआई विजिट पर आए, रामन सर ने एक प्रैंक किया। गोल्ड और कॉपर को यूवी लाइट में रखा, कॉपर अधिक चमका। नेहरू जी बोले, वह सोना होगा। रामन सर ने बोला, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ जो चमकता है सोना नहीं होता है। नेहरू जी ने फाइनेंशियल हेल्प ऑफर की आरआरआई के लिए, रामन सर ने फ्लैटली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि यह दूसरा सरकारी प्रयोगशाला बन जाए। रामन सर ने बीआरसी, डीआरडीओ, सीएसआईआर द्वारा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रिसर्च को स्ट्रांगली अपोज किया, कॉलिंग इट द नेहरू भटनागर इफेक्ट। एसएस भटनागर सीएसआईआर के फाउंडर डायरेक्टर थे। रामन सर भाभा भटनागर और अपने ही स्टूडेंट कृष्णन के अगेंस्ट हो गए क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की लाइन पकड़ ली थी। 1959 में मद्रास में एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहा, पर सरकार से फंड मांगने से पहले ही बोल दिया, नेहरू सरकार से तो इनकार ही मिलेगा। प्लान वहीं खत्म हो गया। 1933 में जब एक नेशनल साइंस बॉडी बनाने की बात हो रही थी, ब्रिटिश लोगों को भी शामिल करने की सोची जा रही थी। रामन सर ने क्लियरली बोला, भारत की साइंस ब्रिटिश की परमिशन से नहीं चलेगी। उन्होंने 1 अप्रैल 1933 को साउथ इंडियन साइंटिस्ट्स का अलग मीटिंग बुलाया, आईएससीए से रेजिग्नेशन दिया और 24 अप्रैल 1934 को इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज रजिस्टर करवा दी। सरकार ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया और बाद में राइवल्स ने इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी बनाया, जिसमें भाभा, साहा, कृष्णन सब थे। साइंस भी पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। आईआईएससी में रामन सर काफी कंट्रोवर्सीज में गए, अक्यूज्ड ऑफ फेवरिंग फिजिक्स एंड इग्नोरिंग अदर फील्ड्स। वो मैक्स बॉर्न को रिक्रूट करना चाहते थे, पर बाकी लोग अपोज कर रहे थे। एक प्रोफेसर ने तो उन्हें सेकंड रेट रेनिगेड यानी पाखंडी तक कह दिया। रिव्यू कमेटी ने बोला, फिजिक्स को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना दिया गया है, फंड्स मिसयूज हुआ है। काउंसिल ने 2 ऑप्शंस दिए, पहला इंस्टीट्यूट छोड़ो, दूसरा डायरेक्टर पोस्ट छोड़ो और सिर्फ प्रोफेसर बन जाओ, वरना निकाल दिया जाएगा। रामन सर ने ऑप्शन 2 चूज किया। इतनी सारी डिफिकल्टीज, राइवलरीज और पॉलिटिक्स ने रोकने की पूरी कोशिश की। राइवल्स ने रास्ते काटे, पर सर सीवी रामन तो एक तूफान थे जो चलते रहे, रुके नहीं, झुके नहीं, एकदम अनस्टॉपेबल। उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका सत्य के प्रति समर्पण और इंक्लूसिव साइंस का उनका विजन उन्हें बना गया भारत का सबसे रिबेलियस जीनियस। उन्होंने दुनिया को बताया, साइंस इज नॉट अ ट्रॉफी टू फ्लॉन्ट, इट्स अ टॉर्च टू पास। और 21 नवंबर 1970 को ये महान व्यक्ति हमें छोड़कर गए और जाते जाते कह गए, माई लाइफ हैज बीन एन अटर फेलियर। आई थॉट आई वुड ट्राई टू बिल्ड ट्रू साइंस इन दिस कंट्री, बट ऑल वी हैव इज अ लीजन ऑफ कैंप फॉलोअर्स ऑफ द वेस्ट। क्या ऐसे शब्दों का दर्द महसूस नहीं होता? क्या ये बस एक साइंटिस्ट का विरोध था या एक राष्ट्रवादी का टूटा हुआ सपना? सीवी रामन सर ने सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं चाहा था, उन्होंने भारत को एक साइंटिफिक सुपर पावर बनाना चाहा था। पर आज हम क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स हमारे यूके और कनाडा जा रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं, बल्कि एक और सिटीजनशिप लेने के लिए, एक नया पासपोर्ट, एक नई आइडेंटिटी, एक हेवन जैसा लाइफ पाने के लिए। पर क्यों? क्या भारत में हेवन बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम अपने बच्चों के लिए यहीं एक इंस्पायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते? अब चाइना को ही देख लीजिए, सिर्फ 6 डिकेड्स में, हाँ सिर्फ 60 साल में, वो एक गरीब डेवलपिंग नेशन से वर्ल्ड लीडर इन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बन गया। कैसे? अब सुनिए ध्यान से। यह सच है कि चाइना ने अपने साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स को फ्रीडम नहीं दी, बल्कि डायरेक्शन दी। पर क्या उन्होंने उन्हें दबाया? नहीं, उन्हें एक नेशनल मिशन पर लगाया। चाइना की सरकार ने इंटरफियरेंस नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट किया। They didn't tell their scientists what to think. They gave them the tools, infrastructure and resources to think freely, but with a purpose. उनका मॉडल था
फ्रीडम थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट, न कि फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट। उन्होंने अपने स्कूल्स को बदला, बचपन से इनोवेशन और नेशन फर्स्ट थिंकिंग सिखाई, डिसिप्लिन, रिसर्च और देशभक्ति तीनों का मेल किया। उनके साइंटिस्ट को स्वतंत्रता भी मिली, फंडिंग भी और सम्मान भी। और हम अभी भी ब्लेम गेम में उलझे हुए हैं। जहां रामन सर का विजन था साइंटिस्ट्स को रेड टैपिज्म और पॉलिटिकल मेडलिंग से बचाना, वहीं चाइना ने साइंस को एक नेशनल प्रायोरिटी बना दिया, न कि एक गवर्नमेंट पपेट। तो असली बात क्या है? साइंस को चाहिए फ्रीडम टू एक्सप्लोर, लेकिन साथ में चाहिए सपोर्ट टू बिल्ड। रामन सर फॉट फॉर दैट ऑटोनॉमी। चाइना एम्पावर्ड इट विथ रिसोर्सेज। भारत को दोनों का संतुलन चाहिए। क्या हम वैसे भारत नहीं बना सकते? क्या हमारे स्कूल सिर्फ मार्क्स के लिए हैं या मैनर्स भी सिखाते हैं? क्या हम सिविक सेंस के बिना स्मार्ट सिटीज बना पाएंगे? क्या हमारी टेक्स्ट बुक्स अभी भी मुगल हमलावरों को ग्लोरीफाई करती रहेंगी? कब तक हम अपना इतिहास गलत पढ़ाते रहेंगे? हमें चाहिए स्कूल्स जहां संस्कार और साइंस दोनों हो, लैब्स जहां पैशन हो, पेपर वर्क नहीं, रोड्स जहां सफाई हो, सिर्फ स्लोगन्स नहीं, यूथ जो जॉब सीकर्स नहीं, नेशन मेकर्स हो। क्या ये सब मुश्किल है? नहीं, पर एक शर्त है, हम सबको यानी भारत के हर एक सिटीजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रामन सर ने कहा था, साइंस नीड्स फ्रीडम, नॉट ऑर्डर्स। और मैं कहना चाहूंगा, भारत नीड्स पार्टिसिपेशन, नॉट कंप्लेंट्स। तो चलिए एक नई सोच, एक नई जनरेशन और एक नया भारत बनाते हैं, जहां हर बच्चा प्रोडक्टिव सिटीजन बनने का सपना देखे, भारत के लिए, न कि किसी और सिटीजनशिप के लिए। क्या आप तैयार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।